नमस्कार, मिटका बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट अब भी जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी में देखने को मिल रही है। 9356 ये लेवल है जहां पे हम फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। स्पॉट की जहां तक बात है 9345 ये आज का लो यानी कि निचला स्तर है और निचले स्तरों के बेहद करीब आप देखिए जो कारोबार है फिलहाल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। 1700 अंकों की गिरावट आप देखिए सेंसेक्स में और 1600 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। केवल फार्मा एक ऐसा इंडेक्स है जिसको आप छोड़ दीजिए, बाकी तमाम इंडेक्स में जो गिरावट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा पिटाई अगर आप देखेंगे कुछ इंडाइसेस जिनमें हो रही है उसमें आप मेटल देखिए, क्योंकि ट्रेड वॉर की आशंका है, उसी वजह से आप देखिए मार्केट्स में गिरावट हो रही है। वो सबसे ज्यादा टूटने वाले सेक्टर्स में सबसे आगे है। इसके अलावा निजी बैंक और फाइनेंस और ऑटो स्टॉक्स, इनमें आप देखिए 7% से लेके 8% तक की जो गिरावट है वो फिलहाल इंडेक्स में देखने को मिली है। जब मेटल स्टॉक्स की बात चल रही है तो वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं इसमें आप सेल भी शामिल कर सकते हैं। इनकी आज भारी पिटाई हो रही है। और प्राइवेट बैंकों में आप कोई भी नाम लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक को देखिए, इंडसइंड देखिए, बंधन को देखिए, ये स्टॉक ऐसे हैं जिनमें 9-10% तक की जो गिरावट है वो आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ है ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि अप्रैल बिक्री के आंकड़े जो आए हैं वो बेहद निराशाजनक है। कई कंपनियां तो एक भी गाड़ी नहीं बेच पाई हैं, जीरो सेल्स रिपोर्ट किए गए हैं, खासतौर पर टीवीएस मोटर, मारुति जैसी कंपनियों की ओर से। तो उसका इंपैक्ट आप देखिए 6-7% तक की जो गिरावट है वो इन स्टॉक्स में भी आज देखने को मिल रही है। उसको आप जोड़ सकते हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स के साथ भी, जिसमें डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, पूर्वांचल जैसे जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आज जमकर पिटाई देखने को मिली है। लेकिन एक ही सेक्टर है फार्मा जो कि आज थोड़ी सी मदद करता हुआ दिख रहा है और शायद यही कारण है कि एक सेक्टर हरे निशान में है। उस वजह से जो बाकी तमाम स्टॉक्स सेक्टर्स का प्रेशर है वो मार्केट्स में डे लो के तौर पे यानी कि दिन के निचले स्तरों के तौर पे जो कामकाज करने के लिए मार्केट्स को मजबूत कर रहा है। और एक और चिंता की जो बात आज के सेशन में दिखी है वो है इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स। यहाँ पे आप देखिए तेज उछाल देखने को मिला है, 43 के भी स्तर के पार पहुंच गया, जो कि हम देख रहे थे 40 के नीचे था जहां तक गुरुवार के सेशन की बात है। तो एक तरह से पूरी तेजी जो है मार्केट्स की थर्सडे की वो खत्म होती हुई दिखी और आज देखिए 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटी से नीलेश जैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। 500 पॉइंट निफ्टी डाउन है सर, क्या करना चाहिए? और डाउनसाइड है, रुके थोड़ा उछाल में बेचना है, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है? थर्सडे के हिसाब से देखें तो एक बड़ा मूव आने के बाद अब करेक्शन भी हो चुका है, एंट्री फिर से कर लेनी चाहिए। किन लेवल्स पे आपकी नजर है सर? गुड आफ्टरनून संदीप जी। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वॉलेटिलिटी इंडेक्स से। जनरली जब मार्केट में करेक्शन होता है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑल टाइम ऑलमोस्ट हाई की तरफ बढ़ता है और आज के सेशन में लगभग 25-27% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स 43 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, वो एक मेजर कंसर्न है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी में आज एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आते हुए हमको देखने को मिल रहा है। 9350, 9360 के आसपास अभी करंटली ट्रेड हो रहा है। हमारा ये मानना है कि 9250 से 9200 तक के लेवल निफ्टी एक बार शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है। अगर उसके नीचे फिसलता है तो डाउन साइड एक्सटेंड हो सकती है 9000 तक के लेवल्स के लिए। अगर हम डेरिवेटिव सेटअप देखें तो ये वीकली एक्सपायरी जो दिस वीक एक्सपायर होने वाली है वहां पे फुट बेस है वो शिफ्ट हो चुका है 9000 स्ट्राइक में। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन आ रहा है कि एक जो ब्रॉडर रेंज है वो है 9000 से लेके 9600, क्योंकि अगर कॉल राइटिंग देखें तो 9600, 9800 और 9900 में कंटिन्यूस कॉल राइटिंग हो रही है। तो एक ब्रॉडर रेंज में कहूंगा 9000 से 9600 की है। वहीं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 9300 का एक इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो लेवल जैसे ही ब्रेक होगा ऑन द डाउन साइड 92 एंड 9100 के तक के लेवल हम देख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो कंपेयर टू निफ्टी काफी ज्यादा वीक लग रहा है। 19,600 टू 19,400 तक के लेवल हम डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट एक मेजर ब्रेकडाउन ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर ब्रेकडाउन है, वो लेवल है 19,600। जैसे ही लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होगा हम डाउन साइड में 19,000 तक के लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग साइड अवॉइड करना चाहिए फॉर द टाइम बिंग इन द इंडियन इक्विटी। ठीक है, लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें यानी कि तेजी की पोजीशन बनाने से फिलहाल दूर रहें, ये आपके लिए राय आ रही है। नीलेश सिर्फ एक ही बात बताइए, जो 9300 और जो 19,600 का लेवल आप बता रहे हैं ये स्पॉट के लेवल्स इंडिकेट कर रहे हैं? बिल्कुल संदीप जी, सारे स्पॉट के लेवल है और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे वॉच किया जाए तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा, क्योंकि 9300 का लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर निफ्टी डिफेंड कर जाता है तो यहाँ से हो सकता है फिर से एक पुल बैक आ सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 9500। उसमें कोई डाउट नहीं है कि स्ट्रक्चर खराब है, बट हालांकि जो हमने गिरावट देखी है 5 to 6% जो एक ही सेशन में गिरते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है एक छोटा पुल बैक हमको देखने को मिल जाए।
वहां पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करने की। तो करंट लेवल पे देयर इज नो ट्रेड, वेट कीजिए थोड़ा पुल बैक का, फिर अगेन एक सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नोटा है अभी दूर रहिए, कोई पोजीशन ना ले, ज्यादा बेटर है। 500 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट आप देखिए डे लो की तरफ फिर से हम बढ़ रहे हैं, 507 अंकों की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। 9300 जैसे ही लेवल टूटेगा फिर हो सकता है 9100 तक के जो लेवल है वहां तक भी डाउनसाइड आ सकती है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक है। हाँ जरूर ये बात है कि 500 पॉइंट का गोथा हमने एक ही दिन में लगा लिया, तो एक छोटा बाउंस बैक अगर आता है तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट करने की जो एक रणनीति है वो भी आप बना के चल सकते हैं। ये राय निकल के सामने आ रही है। चलिए अब बस सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं वरुण सूरत से, उनके पास चलते हैं। वरुण जी आपका स्वागत है, बताइए कैसे मदद करें आपकी। सर मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 914 रुपए में लिया हुआ सर। 914 में? अरे वाह, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है आपका। थैंक यू सर। और सर मेरे पास बहुत अच्छे लेवल पे लिया हुआ सर आपने, बधाई हो आपको। हाँ जी थैंक यू सर। सर मैंने ज्यादा शेयर नहीं है, मेरे पास 20 शेयर ही है। तो सर क्या करना चाहिए मेरे को, अभी इसमें निकल जाऊं कि सर अभी मतलब लेके रखूं सर? नहीं, आपके पास आपका नजरिया कितना है? राइट इशू भी आ रहा है, आपके पास पैसा है और लगाने के लिए? हाँ हाँ है ना सर, और है मेरे पास लगाने को सर। टाइम कितना है आपके पास? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं कितना टाइम भी वेट, मेरे को ऐसा वो नहीं है सर। मैं पैसा भी लगा सकता हूँ और वेट भी कर सकता हूँ सर। मैं इन्वेस्टर हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है नीलेश जी की इनके पास जो रिलायंस की एंट्री पॉइंट है बहुत शानदार लेवल्स पे इन्होंने लिया हुआ है। 914 रुपए के आसपास इन्होंने लिया है। 1468 की क्लोजिंग थी गुरुवार की, आज जरूर 2% गिरा है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे मुनाफे में है। क्वांटिटी इनके पास 20 ही है। क्या राय होगी आपकी सर? पहले तो ये जो मुनाफा बन रहा है उसमें क्या होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें, और दूसरा सर ये जो राइट इशू आ रहा है उसको लेकर भी रणनीति बताइए। 1257 पे क्या करना है? वेल संदीप जी, सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, बिकॉज इन्होंने जो 900 पे बाय किया है वो एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा है। वहां से हमको वन वे रैली देखने को मिली है, कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन भी डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर इनका नजरिया फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पे बने रहना चाहिए। ऑन दी हायर साइड 1500 1600 ये एक शॉर्ट टर्म में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पोजिशनली देखें तो 1650 टू 1700 तक की टारगेट भी हम आते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे इनको एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए जो होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते चले। अभी जो करंटली अगर स्ट्रक्चर देखें तो फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 1300 का एक लेवल है जो काफी अहम सपोर्ट लेवल है। वहां पे इनको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और बने रहना चाहिए। अगर राइट इशू की बात करें तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत न्यूज के चलते हम इस पर्टिकुलर काउंटर में करेक्शन देख सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है सिंस राइट इशू निचले लेवल पर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है तो वेट करें, थोड़ा करेक्शन रेट पे मिले आपको नीचे के लेवल पे तो बेटर होगा, उन लेवलों पर इनिशिएट करें। ओवरऑल नियर टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी बुलिश है। चलिए 1300 आपका स्टॉप लॉस है, आपको बने रहना है लंबी अवधि का। अगर आपका नजरिया 1500 1600 शॉर्ट टर्म का, और पोजिशनली अगर आप होल्ड करते हैं 1650 से 1700 तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के राय यही है, अच्छे लेवल्स पे आपने एंट्री करी, आप बने रहिए। एक ही चीज का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, और स्टॉप लॉस जैसे ये ऊपर जाता जाए, अगर ये ऊपर जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, यानी कि ऊपर की ओर आप बढ़ाते चलिए। अगले कॉलर है हमारे साथ राजस्थान से पंकज जी, उनके पास चलते हैं। पंकज जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर जी। सर मेरे पास मारुति सुजुकी 5,556 रुपए में 15 शेयर बाय किए थे मैंने सर। तो सर उसमें क्या बने रहना है या मुझे और एवरेज करना चाहिए? 5,500 के 56 के रेट में मारुति है आपके पास, कितनी क्वांटिटी है सर? सर 15 शेयर है मेरे पास। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं सर, बताइए। सर इसमें मुझे एवरेज करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? निकल जाना चाहिए? परफेक्ट है। नीलेश जी 5,556 एंट्री प्राइस आपके सामने है, 15 शेयरों की क्वांटिटी इनके पास। अब ये जानना चाहते हैं ये रुके, अगर ये रुके हाँ तो क्या अगर नीचे मिलता है तो उसको एवरेज भी कर सकते हैं? वेल संदीप जी, अगर स्ट्रक्चर देखें तो मारुति में एक शॉर्ट टर्म टॉप बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक डबल टॉप साइड सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हम देख रहे हैं जो कि 5500 टू 5600 की रेंज में है। इसी के आसपास इनकी खरीद भी है। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल 4800 का इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्ट्रक्चर नो डाउट वीक है, अगर इस पर्टिकुलर काउंटर में थोड़ा भी पुल बैक टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 5000 से 5200 से 5300 की रेंज में अगर मिलता है तो कोशिश करिए एग्जिट कर लीजिए, स्ट्रक्चर खराब है। ओवरऑल ऑटो स्पेस हमको शॉर्ट टर्म नजरिए से थोड़ा सा वीक लग रहा है, अवॉइड करना चाहिए।
एवरेजिंग तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। 4800 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। ओके, तो दो राहें आपके लिए साफ आ रही हैं पंकज जी। पहली बात तो आपको 4800 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। दूसरी बात यह है कि आपको एवरेज नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वीक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अगर ये 4800 के नीचे चला जाए तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, नहीं तो अदरवाइज ये स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। एवरेज आपको नहीं करना है, ये राय आपके लिए साफ तौर पे निकल के सामने आती हुई दिख रही है। इस बीच आप बाजार देखिए 9355 ये लेवल है जहां पे फिलहाल यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और इंडेक्स की अगर आप बात करें तो मेटल इंडेक्स है जो कि 8% की गिरावट यहाँ पे आज झेलता हुआ दिख रहा है। एक बार नीलेश जी, मेटल स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए। वेदांता, हिंडाल्को, सेल, ये एक्सपायरी के दिन या उससे पहले तो बहुत गजब के मूव इनमें देखने को मिल रहे थे, आज पूरा रिवर्सल हो गया। क्या करना है इनमें? कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके पास ये ट्रेड कर रहे हैं, कोई शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, या फिर आपको कोई ऐसा लग रहा हो जो ओवरसोल्ड हो चुका हो, ऐसा मेटल काउंटर कोई? मेटल्स एज वी नो दैट कमोडिटी प्ले हैं, काफी वॉलेटाइल रहते हैं। जो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी शानदार रैली देखने को मिली थी, आज ऑलमोस्ट उसके विपरीत ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो मेरा ही मानना है कि वीकनेस हो सकती है। फिलहाल के लिए मेटल सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी बहुत गिरावट हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है उसका इम्पैक्ट मेटल सेक्टर पे कहीं ना कहीं हो सकता है। तो बेटर है कि ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली एक रिस्पेक्टिव स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी गिरावट के बाद एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वो पुल बैक अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। ओके, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक मेटल स्टॉक्स की बातचीत है, बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो उस लिहाज से किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो अनवाइंड भी यहाँ पे करके चल सकते हैं। लेकिन इस बीच अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, यानी कि FIR का। FIR यानी कि FIs की जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स आती हैं उसमें क्या एक्शन देखने को मिला है, किन स्टॉक्स पे एक्शन देखने को मिला है, ये बताने के लिए डिटेल्स मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी अब मौजूद हैं। आशीष, बताइए कहाँ एक्शन दिख रहा है? संदीप, 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का असर देखने को मिला। सबसे पहले आप HUL देखिए, यहाँ पर नतीजे आए थे कंपनी के और नतीजे काफी खराब देखने को मिले थे वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। और ब्रोकरेज हाउस का भी मानना यही है क्योंकि ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का असर काफी देखने को मिला है। साथ ही आगे को लेकर जो आउटलुक है उसको भी लेकर चिंता बरकरार है। आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वारी ने बरकरार रखी, लेकिन लक्ष्य है इसमें मामूली सी कटौती की गई है। 2563 रुपए से घटाकर 2500 रुपए का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। इसके अलावा HUL पर जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 2750 से घटाकर 2525 कर दिया है और इन्होंने FY21 के EPS के अनुमान में करीब 3 से 5% की कटौती कर दी है। दूसरा स्टॉक है जहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर देखने को मिला है, टेक महिंद्रा। CLAC रिपोर्ट आई और लगभग 8% गिरा हुआ है। स्टॉक आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन आप देखिए कि लक्ष्य में काफी ज्यादा कटौती की है, 920 रुपए से घटाकर 635 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि मार्जिन और आय जो आई है कंपनी के वो अनुमान से बेहद कम है। साथ ही BPO और नेटवर्क सेगमेंट में सप्लाई को लेकर जो दिक्कत थी जिसके चलते नतीजे काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने जो अपने अनुमान है इसमें भी काफी ज्यादा अग्रेसिव कट्स किए हैं। FY21 के लिए इन्होंने आय के अनुमान में लगभग 17% की कटौती की है। मार्जिन में मान रहे हैं कि 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है और EPS के अनुमान में तो लगभग 20% की कटौती कर दी है। इसका ही असर देखने को मिल रहा है और 8% की गिरावट के साथ फिलहाल टेक महिंद्रा कामकाज कर रहा है। ओके, तो HUL और टेक महिंद्रा ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज जब ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई थी नतीजों के बाद, और आप देखिए 8% की कमजोरी टेक महिंद्रा के स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है। जल्दी से एक बार नीलेश जी टेक महिंद्रा के चार्ट देख के बताइए और कितनी डाउनसाइड बाकी है? वेल स्ट्रक्चर काफी वीक है। आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो एक ब्रेकडाउन आता हुआ हमको देखने को मिला है, कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन। ऑन द डाउन साइड 485 से 480 तक की रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ऑन द हायर साइड 515 एंड 520 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जब तक वो लेवल पार नहीं होगा हमारा मानना है कि ऑन द डाउन साइड वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 485। ओके, ये राय है फिलहाल टेक महिंद्रा को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चौथी तिमाही के नतीजे आए और नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। 3% मुनाफा बढ़ा है, शुद्ध ब्याज आय में भी 43% की अच्छी बढ़त देखने को मिली और इसके अलावा एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ
बैंक के MD एंड CEO संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आपका स्वागत है जी बिजनेस पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, नंबर्स तो बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन ये लॉकडाउन से पहले की बात है, 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ था तो ज़्यादा असर नहीं आया है, लेकिन नंबर्स में एक चीज़ जो हाईलाइट है वो है प्रोविजनिंग, जो कि बढ़कर आती हुई दिखी है इस बार की। जहाँ तक बात है प्रोविजनिंग, जहाँ 40 करोड़ थी वो बढ़कर 151 करोड़ होगी, मैं तिमाही दर तिमाही कह रहा हूँ। सर, क्यों ये प्रोविजनिंग की गई है? कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एसेट्स भी हैं जिस वजह से आपने ये प्रोविजनिंग बढ़ाई है? क्या ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में स्थिति बिगड़ेगी और NPAs कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख सकते हैं? उससे पहले ही आपने ये किया है मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए? थैंक यू संदीप जी, एंड आई होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड सेफ। देखिए, RBI ने जब मोरेटोरियम जब अनाउंस किया था 27 तारीख को, तो उन्होंने ये एक और बात बोली थी बाद में आके अप्रैल में कि जो आपके पास डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं, जो एक हमारे उसमें टर्मिनोलॉजी बोलते हैं 1 DPD to 89 DPD, उन कस्टमर्स को यदि आप मोरेटोरियम देते हैं, उन कस्टमर के लिए आपको एक कोविड के लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा 10% का। उसमें 5% प्रोविजन हमने मार्च में किया है, 5% हम इस क्वार्टर में करेंगे। तो इसलिए वो आपको प्रोविजन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो बिकॉज आपने मोरेटोरियम दिया है इसलिए क्रिएट किया है, बट उसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर डिफॉल्ट कर ही देगा, क्योंकि जो कस्टमर हो सकता है अभी एक इंस्टॉलमेंट ही डिफॉल्ट में है, उसमें भी हमने प्रोविजन किया है अभी, राइट। सो मुझे लगता है ये सब इसलिए करवाया गया जिससे कि आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग बने, और यदि कल को कुछ भी बात हो, कुछ भी इश्यू आए इन टर्म्स ऑफ स्लिपेज, आपके पास उतना प्रोविजन हो कि अपनी बैलेंस शीट को आप मैनेज कर पाए। लेकिन यहां से लेके अप्रैल बहुत टफ टाइम था मेरे हिसाब से, बिकॉज सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ ही लोग फियरफुल थे और एकदम से लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा, बिजनेस बंद करने पड़ गए। लेकिन अब आज पहला दिन है जब थोड़ा रिलैक्स्ड लॉकडाउन हमने उसको विजुलाइज कर रहे हैं। हमारे करीब 60% जो लोकेशंस हैं वो ग्रीन और ऑरेंज जोन में है, जहां पे एक्टिविटी चालू हुई है। आज पहला दिन है, लोगों को डर है थोड़ा सा, थोड़े धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को देख के बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है यहां से लेके जब हम जून एंड में बात कर रहे होंगे, और यदि स्थिति खराब नहीं होती है, देखिए किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन यदि हम ये होप करें कि इतने बड़ा लॉकडाउन के बाद हमारी स्थिति, और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है, सिस्टम भी ये बोल रहा है कि अब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, जहां केसेस बढ़ जाएंगे वहीं लॉकडाउन कर सकते हैं वो। लेकिन उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जून तक आते आते हमारा कोविड का प्रोविजन और नहीं बढ़ने वाला है, वो इस रेंज में रहने वाला है। और जहां तक ये बात है कि हम कितना पैसा आगे हमारा खो सकते हैं, कितना एनसीएल हो सकता है, वो सब बहुत ही फ्यूचर की बात है, जो आज प्रेडिक्ट करना ना आपके लिए मुमकिन है ना मेरे लिए है। लेकिन मैं एक ही बात बता सकता हूं आपको कि अप्रैल महीने में भी करीब 75% हमारे ग्राहकों ने हमें पैसा आके चुकाया, जबकि उनके पास नहीं चुकाने की एक फैसिलिटी थी। तो ये शो करता है कि कस्टमर को मोरेटोरियम बहुत ही मजबूरी में यदि है तो वो लेगा, या हो सकता है किसी डर की वजह से ले रहा होगा, या हो सकता है कि सोच रहा है कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए भी कॉशियस हो सकता है। बट 75% का यदि डेटा जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि इस वक्त यदि आपके पास एक चॉइस है और आप उसको ऑफ भी नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो एज ए लैंडर आई एम वेरी हैप्पी अराउंड दैट डेटा। चलिए ठीक है सर। सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, आपको उन स्टेप्स से किस तरह का फायदा देखने को मिला है? और एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो किस तरह की है, क्योंकि कई सारी आपकी जो ब्रांचेस हैं वो रेड जोन में होंगी तो वो नहीं चल पा रही होंगी, जो वहाँ पे ब्रांचेस बंद होंगी। लिक्विडिटी की पोजिशन किस तरह की और आरबीआई के कदमों से कैसा फायदा हुआ आपको? देखिए, हम 22 साल एनबीएफसी रहे और 3 साल ही हमें बैंक बने हुए हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आरबीआई का कि उन लोगों ने पिछले 40 दिन के अंदर हमको जिस तरह से सुपरवाइज किया है, जिस तरह से रेगुलेट किया है, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। उन्होंने एक दिन की हमसे रिपोर्ट मांगी है कि हमारी लिक्विडिटी क्या है, हमारी डिपॉजिट क्या है, उसका शेप क्या है, प्रोफाइल क्या है। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत ही एक चौकन्ने होते हो अपनी वर्किंग की तरफ कि यार हर चीज को आप चेक कर रहे होते हो और वही रिपोर्ट कर रहे होते हो। और इसी वजह से आरबीआई ने पिछले 40 दिनों में बहुत सारे मेजर्स दिए। उन्होंने जितने भी सारे रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे उनको बोला कि आप एसएफबीज को पैसा दीजिए, चाहे वो एनएचबी हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे सिडबी हो, मुद्रा हो, सब लोगों ने हमें लिक्विडिटी दी। खुद आरबीआई ने बहुत बड़ा टीएलटीआरओ किया, उस वजह से भी हमें लिक्विडिटी मिली। प्लस कस्टमर ने भी अभी जब एक्टिविटी कम करी तो अपने डिपॉजिट को कहीं हटाया नहीं है, बल्कि डिपॉजिट को वहीं स्टेबल रखा है। तो हमारा डिपॉजिट बेस जो मार्च में था वही करीब करीब अप्रैल के अंदर है। और मैं एक और बात बता दूं कि बैंकिंग एसेंशियल सर्विसेज में आता है,
तो हमारे पूरे 40 दिन जो लॉकडाउन रहे उसमें हर ब्रांच खुली थी। ऑफ कोर्स थोड़ी कम क्षमता से हम चला रहे थे बिकॉज हमें सिक्योरिटी मेजर्स भी रखने थे, बट लोगों ने आके ट्रांजेक्शन किया है, चेक जमा कराया है, चेक लिया है, कैश लिया है, कैश दिया है। और यहाँ से जब से अब रिलैक्स लॉकडाउन खुल रहा है सब, तो ज्यादा हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, चाहे हमें डिस्बर्समेंट, वो सब हमारी नॉर्मल एक्टिविटी अब चालू होने वाली है। ओके सर, थोड़ा समय का अभाव है, आपसे कई सारे सवाल पूछने थे, बातचीत करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय आज हमारे साथ देने के लिए और बस नतीजों पे बातचीत करने के लिए। चलिए अब एक और कंपनी है जिसकी ओर फोकस करते हैं। कोरोना के चलते सैनिटाइजर्स की मांग में उछाल देखने को मिला है और इसी के चलते जो दिग्गज पेंट कंपनी है भारत में, एशियन पेंट्स, उसने हैंड सैनिटाइजर्स के साथ फर्श साफ करने वाले जो सेंटर्स हैं वो भी बनाने का यहाँ पे फैसला लिया है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है एशियन पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल साहब। सिंघल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय आज जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये जो नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, पहले जरा उसकी डिटेल्स बताइए और कब तक आप लॉन्च करते हुए दिखेंगे इसे? तो जो हमने ये नया स्पेस इंट्रोड्यूस किया है, ये स्वास्थ्य और स्वच्छता के एक एरिया में हैंड सैनिटाइजर्स और सरफेस सैनिटाइजर्स लॉन्च किए हैं। ये हमारा ब्रांड वायरो प्रोटेक्ट के नाम से है, जिसके लिए हमने ये 2 ब्रांड्स मार्केट में रखे हैं और ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है। हमारा गुजरात में प्लांट, अंकलेश्वर में जो प्लांट है उसमें हमने ये बना रहे हैं हम। इसका जो श्रेय या मोटिवेशन जाता है वो मैं कहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स को जाता है, जिन्होंने हमें कहा कि अगर हम गवर्नमेंट की कुछ हेल्प कर सकें और जितना आज मार्केट में सैनिटाइजर की लागत है उस हिसाब से आज की तारीख में मार्केट में माल नहीं है, उसको देखते हुए हम इस चीज के अंदर घुसे और ये जो पूरा उत्तरदायित्व हमने लिया है इस चीज में घुसने के लिए, हम समझते हैं कि इसका लार्जर मोटिवेशन ये रहा है कि हम जो ये स्वच्छता का स्पेस है उसमें गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ किस तरह मिलकर कोविड-19 को हम लड़ सकते हैं और उसमें घुस सकते हैं। तो यही एक हमारा उसमें एक सोचने का ढंग था और हम समझते हैं कि ये जो एरिया है स्वास्थ्य और स्वच्छता का काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हमने गवर्नमेंट के साथ कदम रखा है। चलिए सर, आपने तो समय के हिसाब से अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला है, लेकिन सर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डीलर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, उनको आप कैसे मोटिवेटेड रख रहे हैं और खासतौर पे जो डेली वेजर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हमारे जो सारे डीलर भाई हैं, क्योंकि वो हमारे साथ सिर्फ ना कि बिजनेस की वजह से जुड़े हुए हैं, एक रिलेशनशिप ब्रांड का है उनके साथ, हम उनसे सदैव टच में रहे हैं पिछले 4 हफ्ते में और उनकी कुछ भी जरूरतें रही हैं उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन को भी बनाया है ताकि हम उनके साथ बिल्कुल टच में रहें। उनको सहायता करने के लिए उनकी शॉप्स में जो लोग हैं उनके लिए भी हमने उनको एक फ्री इंश्योरेंस का स्कीम दिया है ताकि जो उनके शॉप्स पे जो हेल्पर्स आते हैं, जो उनके शॉप बॉयज हैं, उनको हम हेल्प कर सकें और उनके जो डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको भी ये मदद मिले कि उनको ये इंकरेजमेंट मिले कि वो आने वाले टाइम में थोड़ा इसके साथ लड़ सकें और अपना बिजनेस को आगे लेके जा सकें। उसके अलावा हमने उनकी शॉप्स को सैनिटाइज करने के लिए भी एक कदम रखा है ताकि जब वो अपनी शॉप्स खोलें हम उनकी मदद कर सकें ताकि उनकी शॉप्स में सैनिटाइजेशन रहे और वो सेफ रहें। इसके अलावा हमने कुछ अपना जो क्रेडिट का बिजनेस है उसमें ओके, हाँ सिंघल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा समय की कमी है, मेरे पास सवाल तो और भी बहुत सारे थे बातचीत करने के लिए, लेकिन थोड़ी समय की कमी है। चलिए मार्केट मिड कैप बाजार में आज के लिए इतना ही। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे राय देने के लिए और हमारे जो कॉलर्स हैं, दर्शक हैं, उनके सवालों के जवाब हमारे पास पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट रडार आपके सामने होगा, आप कहीं मत जाइए। नमस्कार।